नमस्कार। आज हमारे सामने सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के कुछ बहुत ही ज़रूरी नोट्स हैं। जी। इनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति मतलब करंट अफेयर्स तक कई विषय शामिल हैं। हाँ, ये वो जानकारी है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप कह सकते हैं एकदम सटीक है। तो चलिए फिर इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं और एक एक तथ्य को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से समझना है जैसे एक शिक्षक क्लास में समझाता है। हर बिंदु स्पष्ट हो और आसानी से याद रह जाए। ठीक है, हम हर विषय को क्रम से देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये नोट्स में दिए गए हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं सत्रिया नृत्य से। इसका जो मुख्य बिंदु दिया है वो है कि सत्रिया के एकांकी नाटक को अंक्या नाट कहा जाता है। जी। और ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। यहीं से पूरा टॉपिक खुलता है। अच्छा। देखिए, सत्रिया जो है वो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत का सबसे नया मतलब न्यूएस्ट क्लासिकल डांस माना जाता है। सबसे नया, इसे दर्जा कब मिला? इसे साल 2000 में ही शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। और ये श्रीमंत शंकर देव के प्रयासों से हुआ। अच्छा, सिर्फ 24-25 साल पहले, पर इसकी जड़ें तो पुरानी होंगी। हाँ, जड़ें बहुत गहरी हैं, करीब 500 साल पुरानी। इसकी शुरुआत महान संत श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव मठों में की थी। मठों में? जी, जिन्हें सत्र कहा जाता है। और उसी सत्र से इसका नाम सत्रिया पड़ा। समझ गई। इसमें जो संगीत इस्तेमाल होता है उसे बोरगीत कहते हैं, और नाटक को भावना, जिसकी कहानी भगवान कृष्ण पर आधारित होती है। नोट्स में माटी अखाड़ों का भी जिक्र है। ये क्या होता है? माटी अखाड़ों का मतलब है मिट्टी पर किए जाने वाले अभ्यास या एक्सरसाइजेस। इसकी भाषा भी अनोखी है, ब्रजावली। अच्छा। पुरुष नर्तक को भागी और महिला को रसनी कहा जाता है। और पारंपरिक तौर पर त्योहारों पर भावना पुरुष ही करते थे। हाल में कुछ कलाकारों को सम्मान भी मिला है इससे जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। गुरु जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण 2023 मिला है, और मुकुंद सेकिया जैसे कलाकारों को भी सम्मान मिला है। तो परीक्षा के नजरिए से की पॉइंट ये है कि सत्रिया असम का सबसे नया क्लासिकल डांस है, जिसे शंकर देव ने मठों यानी सत्रों में शुरू किया था। अगला विषय है सार्क, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसकी स्थापना की जगह और इसके मुख्यालय को लेकर होता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ढाका में, बांग्लादेश में। ढाका में? लेकिन इसका हेडक्वार्टर तो कहीं और है ना? है ना? बिल्कुल। 2 साल बाद 1987 में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। ठीक है। आज इसके 8 सदस्य देश और 9 पर्यवेक्षक देश। 2007 में 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। और इसके महासचिव? इसके पहले महासचिव थे बांग्लादेश के अबुल हसन। और मजे की बात यह है कि वर्तमान में भी बांग्लादेश के ही गुलाम सरवर ये पद संभाल रहे हैं। भारत से भी कोई रहा है? हाँ, भारत से शीलकांत शर्मा इसके महासचिव रह चुके हैं। सार्क के कुछ संस्थान भी तो हैं जो अलग अलग देशों में हैं। जी, जैसे सार्क यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है, सार्क डेवलपमेंट फंड का ऑफिस भूटान के थिम्फू में, और एक सार्क फूड बैंक भी है जो कृषि भंडार का काम करता है, वो पाकिस्तान में है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सार्क की स्थापना ढाका में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए अब खेल जगत की ओर चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, नोट्स के मुताबिक इसकी नगद राशि है 25 लाख रुपए। 25 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी। मुझे याद है पहले ये कम थी। हाँ। और इसका नाम भी तो बदला गया था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और राशि? पहले इसकी राशि 7.5 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और सबसे पहले विजेता? तो शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद। बिल्कुल, पहले विजेता विश्वनाथन आनंद। पहली महिला विजेता थी कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टिंग में, जिन्होंने 2000 में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। और सबसे युवा विजेता रहे अभिनव बिंद्रा। 2024 के विजेताओं में मनु भाकर और आर गुकेश जैसे नाम शामिल हैं। अच्छा, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि भी बढ़ी है। हाँ, अर्जुन और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में अब 15 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो कोच के लिए होता है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, और अब इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख है। अगला विषय है हवाई अड्डे।
नोट्स में पहला बिंदु है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। वैसे ज्यादातर हवाई अड्डों के नाम किसी महापुरुष के नाम पर ही होते हैं, जैसे कोलकाता का। हाँ, कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा जो शहर के संस्थापक थे, नागपुर में B.R. अम्बेडकर के नाम पर है, वाराणसी का भी तो। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है, हैदराबाद में राजीव गांधी और रांची में आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के नाम पर हवाई अड्डा है। और असम में? गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई और चेन्नई में है मीनाम्बकम हवाई अड्डा। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है और S.C. बोस एयरपोर्ट कोलकाता में। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर M. विश्वेश्वरैया की याद में होता है ना? जी बिल्कुल, वो एक महान इंजीनियर थे। उनकी एक किताब नेशन बिल्डिंग भी बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह और भी कई दिन हैं जो किसी महान हस्ती के जन्मदिन से जुड़े हैं, जैसे 25 दिसंबर। सही कहा, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बच्चों के लिए 14 नवंबर पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस। और 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्मदिन सद्भावना दिवस। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अगला विषय तो काफी मजेदार है, क्रिकेटरों के उपनाम। लिस्ट की शुरुआत होती है कैप्टन कूल से। और ये नाम सुनते ही एक ही चेहरा सामने आता है, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ बिल्कुल। और हिटमैन वो हैं रोहित शर्मा, उनके लंबे लंबे छक्कों के लिए। शिखर धवन को गब्बर कहते हैं और सुरेश रैना तो मिस्टर IPL के नाम से ही जाने जाते हैं। पुराने खिलाड़ियों में कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते थे। हाँ। और आजकल शुभमन गिल को द प्रिंस का नाम मिला है। बिल्कुल। विदेशी खिलाड़ियों के नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। AB डिविलियर्स को मिस्टर 360 कहते हैं क्योंकि वो मैदान में कहीं भी शॉट मार सकते थे। और यूनिवर्स बॉस वो तो क्रिस गिल खुद ही को कहते हैं। केन विलियमसन अपने शांत स्वभाव के लिए कूल कैट कहलाते हैं। और भारत में रविंद्र जडेजा को रॉकस्टार का नाम मिला है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में ऐसे याद रख सकते हैं कि कैप्टन कोल धोनी है और हिटमैन रोहित शर्मा। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर किताबों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कुछ हाल की चर्चित पुस्तकें हैं और ज्यादातर लेखिकाएं फिल्म जगत से जुड़ी हैं। हाँ, जैसे पहली किताब है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। इसकी लेखिका हैं ताहिरा कश्यप खुराना। ट्विंकल खन्ना तो अभी बहुत अच्छी लेखिका बन चुकी हैं। उनकी मिसेस फनी बोन्स बहुत चली थी। जी, मिसेस फनी बोन्स के अलावा लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और वेलकम टू पैराडाइज भी उनकी किताबें हैं। और प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा भी तो आई थी। हाँ, अनफिनिश्ड, उसने भी बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। करीना कपूर ने अपनी प्रेगनेंसी पर प्रेगनेंसी बाइबल लिखी और गौरी खान ने इंटीरियर डिजाइनिंग पर माई लाइफ इन डिजाइन लिखी है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट और कल्कि कोचलिन का नाम भी देख रही हूँ मैं। जी, आलिया भट्ट ने बच्चों के लिए एक किताब लिखी है एड फाइंड्स अ होम और कल्कि कोचलिन की किताब का नाम है द एलिफेंट इन द वूम्ब। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि प्रियंका चोपड़ा की किताब अनफिनिश्ड है और करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल। अब आते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल, ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक कर्तव्य हैं। नोट्स का एक बिंदु कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा यानी अडल्ट एजुकेशन का जिक्र DPSP में नहीं है। ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। लेकिन कौन कौन से सकारात्मक सिद्धांत इसमें शामिल हैं? जैसे अनुच्छेद 44 तो आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC की बात करता है। और भी कुछ जरूरी अनुच्छेद? देखिए, अनुच्छेद 39D समान काम समान वेतन की बात करता है। 39A गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। और पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में भी कुछ है? जी बिल्कुल, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है। और सबसे आखिर में अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 44 UCC से जुड़ा है
और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से। डीएसपी के बाद अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों पर, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा, मतलब ये संविधान की शुरुआत से नहीं थे? नहीं, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों की सिफारिश की थी? समिति ने तो 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्य जोड़े और फिर 11वां कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है। ये संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। नोट्स में एक दिलचस्प सवाल है कि क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है, और जवाब है आम चुनावों में मतदान करना। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य है, पर ऐसा नहीं है। ये एक कानूनी अधिकार है, कर्तव्य नहीं। मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और संविधान का सम्मान करना। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। चलिए, अब इन 11 कर्तव्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, जैसे संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानना और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है। और दूसरा ग्रुप? वो समाज से जुड़ा है, जैसे देश की रक्षा करना, लोगों में भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना और हमारी मिलीजुली संस्कृति को संजोना। और कुछ व्यक्तिगत विकास से भी जुड़े हैं। जी, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करना। और 11वां सबसे आखिर में जोड़ा गया, माता पिता का कर्तव्य कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के अवसर दें। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना है कि 11वां कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, जो 86वें संशोधन से जोड़ा गया। संविधान से अब आधुनिक भारत के इतिहास की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा बनाकर की। और यही सभा बाद में ब्रह्म समाज बनी। जी, यही विचार आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में सामने आया, जिसने मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसी प्रथाओं का जोरदार विरोध किया। उन्होंने शिक्षा पर भी काफी काम किया। हाँ, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना में मदद की। और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का भी सहारा लिया। जी, उन्होंने बंगाली में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार निकाला। उनकी पहली किताब थी तुफ़्फ़तुल मुवाहिदीन, मतलब एकेश्वरवादियों को एक उपहार। तो परीक्षा के लिए खास बात यह है कि राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय के अलावा भी 19वीं सदी में कई सुधार आंदोलन हुए। हाँ, खासकर मुस्लिम समाज में। जी, जैसे 1889 का अहमदिया आंदोलन, जिसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शुरू किया। और देवबंद आंदोलन भी काफी प्रभावशाली रहा है। हाँ, देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी ने शुरू किया था। इसका मकसद था इस्लामी शिक्षा को शुद्ध रूप में पुनर्जीवित करना। और नोट्स में एक और फैक्ट है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ थे। जी, और ये भी कि भारत में पहला मदरसा 1781 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी से जुड़ा है। सुधार आंदोलनों के साथ साथ शिक्षा नीति भी बदल रही थी, और इसमें एक बड़ा नाम आता है मैकॉले का और उनकी फिल्ट्रेशन थ्योरी का। फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी छन्ने का सिद्धांत, ये क्या था? ये थ्योरी बड़ी दिलचस्प थी। मैकॉले का आइडिया था कि शिक्षा ऊपर से नीचे छन कर आनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ समाज के ऊंचे अमीर तबके को अंग्रेजी पढ़ा दो और ज्ञान अपने आप आम लोगों तक पहुंच जाएगा। हाँ, उनका मानना था कि ज्ञान ट्रिकल डाउन होकर आम जनता तक पहुंच जाएगा।
इसका मकसद था एक ऐसा बाबू वर्ग तैयार करना जो प्रशासन में अंग्रेजों की मदद कर सके। और ये गवर्नर जनरल बेंटिंग के समय में आया था। जी, मैकॉले का प्रसिद्ध पत्र, जिसे मैकॉलेज मिनट कहते हैं, वो फरवरी 1835 में आया। तो परीक्षा के लिए बस इतना याद रखना है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले ने दी थी, जिसका उद्देश्य था ट्रिकल डाउन एजुकेशन। शिक्षा नीति के विकास में कई आयोग भी बने। नोट्स में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का वर्ष 1920 दिया है, जो कि गलत है। ये आयोग 1917 में बना था। तो सही जानकारी क्या है और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग किसे माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण है 1854 का सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि इसने पहली बार एक पूरी शिक्षा प्रणाली का ढांचा दिया। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही। और आजादी के बाद? आजादी के तुरंत बाद 1948 में राजा कृष्णन आयोग बना। उससे पहले 1882 में रिपन के समय हंटर कमीशन आया था। बाद में मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग और हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये 1854 में आया था। इतिहास से अब भूगोल की ओर चलते हैं, नदियों की बात करते हैं और शुरुआत यमुना से। इसका एक और नाम कालिंदी भी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी? इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1376 किलोमीटर। और इसकी अपनी भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है। अगली नदी है दक्षिण भारत की कावेरी। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। कावेरी नदी तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती है। ये निकलती कहाँ से है? यह कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। और इस पर कोई मशहूर जलप्रपात? हाँ, इसी नदी पर प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात है और श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी इसी नदी के बीच में बसा है। निकलती है और इस पर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। अब एक ऐसी नदी की बात करते हैं जिसे जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। जैविक मरुस्थल? ये कौन सी नदी है और ऐसा क्यों कहते हैं? ये है दामोदर नदी। औद्योगिक प्रदूषण की वजह से ये इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि इसमें जलीय जीवन लगभग खत्म हो गया है। इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका एक और नाम बंगाल का शोक भी तो है। जी, क्योंकि पहले इसमें बहुत विनाशकारी बाढ़ आती थी। ध्यान रहे, बिहार का शोक कोसी नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बंगाल का शोक दामोदर नदी है और बिहार का शोक कोसी नदी है। नदियों पर बने बांधों की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। और दक्षिण भारत में केरल का इडुक्की बांध भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है और ये एशिया का पहला आर्क बांध है, मतलब मेहराब के आकार का। और कुछ प्रमुख बांध? हिमाचल में रावी नदी पर चमेरा बांध, महाराष्ट्र में कोयना बांध और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल और बगलीहार बांध। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है और इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में है। भूगोल से अब अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। विषय है जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर। इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक अप्रत्यक्ष कर, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। जी, और इसका एक नारा भी था, वन नेशन वन टैक्स। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके टैक्स स्लैब्स क्या हैं? इसकी दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और कुछ वस्तुओं पर 28% भी है। हर जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को एक 15 अंकों का जीएसटी आईएन नंबर मिलता है। और इससे जुड़े फैसले लेने के लिए एक जीएसटी परिषद भी है। हाँ, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 279A में है। इसकी अध्यक्षता हमेशा देश के वित्त मंत्री करते हैं। इसके पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका परिषद अनुच्छेद 279A के अंतर्गत आता है और इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी से जुड़े कुछ और दिलचस्प तथ्य हैं। नोट्स में एक कथन को गलत बताया गया है। वो क्या? कि जीएसटी सिर्फ राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। ये गलत है, क्योंकि एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी तो राज्य सरकार ही वसूलती है। और दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? वो था फ्रांस।
भारत ने जो मॉडल अपनाया है वो कनाडा का ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। भारत इसे लागू करने वाला 161वां देश बना। और भारत के अंदर सबसे पहले किस राज्य ने इसे लागू किया? सबसे पहले असम ने, और तेलंगाना पहला राज्य था जिसने एसजीएसटी कानून पारित किया। ये 101वां संविधान संशोधन था। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को होता है। भारत ने कनाडा का मॉडल अपनाया है और पहला देश फ्रांस था। अर्थशास्त्र में अगला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। ये रिपोर्ट यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। जी, और ये किसी देश के विकास को सिर्फ पैसे से नहीं मापता। इसके 3 आधार है ना? हाँ, इसके 3 मुख्य आधार हैं। पहला, लंबा और स्वस्थ जीवन, जिसे जीवन प्रत्याशा से मापते हैं। दूसरा, ज्ञान, जिसे शिक्षा से मापते हैं। और तीसरा, जीवन का स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं। और इस इंडेक्स का विचार 2 बड़े अर्थशास्त्रियों ने दिया था। बिल्कुल। पहली एचडीआई रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन ने मिलकर तैयार की थी। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि एचडीआई 3 चीजों पर आधारित है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। इसे यूएनडीपी जारी करता है। अब सरकार की कुछ हालिया पहलों पर नजर डालते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका मकसद देश में नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना था। इसी तरह एक और बड़ी योजना थी मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया, जिसका लोगो एक शेर है, वो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। इसके अलावा महिलाओं की सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना 2015 में और युवाओं को कौशल सिखाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 2015 में शुरू हुई। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि मेक इन इंडिया 2014 में और स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुई। अर्थशास्त्र के बाद अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। न्यूटन के गति के नियम। नोट्स में एक परिभाषा दी है जो शायद दूसरे नियम की है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। बिल्कुल, ये दूसरे नियम की परिभाषा है, जिससे हमें F = ma का फॉर्मूला मिलता है। और पहला नियम? पहला नियम है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, और जो चल रही है वो चलती रहना चाहती है। और तीसरा नियम तो सबसे प्रसिद्ध है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जी, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों के साथ गति की 3 समीकरण भी हैं जो न्यूमेरिकल हल करने में काम आते हैं। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि न्यूटन का दूसरा नियम बल यानी फोर्स को परिभाषित करता है, F = ma। भौतिकी से अब रसायन शास्त्र पर आते हैं। तत्वों के प्रतीक। नोट्स में पूछा गया है कि इनमें से 2 अक्षर वाला प्रतीक किसका है? और जवाब है लोहा यानी आयन, क्योंकि इसका प्रतीक Fe होता है जो इसके लैटिन नाम फेरम से आया है। बिल्कुल सही। जबकि कार्बन का C, आयोडीन का I और फ्लोरीन का F, ये सब एक अक्षर वाले हैं। और अक्रिय गैसें? ये आवर्त सारणी के 18वें कॉलम में होती हैं, जैसे हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन R। ये किसी से क्रिया नहीं करती, जो उसके लैटिन नाम फेरम से आता है। अब जीव विज्ञान की बात करते हैं। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल और उनके मटर के पौधे वाले प्रयोग तो हम सबने स्कूल में पढ़े हैं। जी हाँ, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के 3 बुनियादी नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नोट्स में चार्ल्स डार्विन का भी जिक्र है। हाँ, डार्विन का क्षेत्र है विकासवाद यानी एवोल्यूशन। उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज विज्ञान की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जेनेटिक्स के जनक मेंडल है और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने दी थी। जेनेटिक्स से ही जुड़ा अगला विषय है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके लिए लिंग गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। जी, जिन्हें अलोसोम्स कहते हैं। देखिए, मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो एक जैसे होते हैं। हाँ, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां और आखिरी जोड़ा होता है वो लिंग तय करता है। महिला में यह XX होता है और पुरुष में XY। तो इसका मतलब बच्चे का लिंग पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बिल्कुल। जब अंडाणु X का मिलन
पुरुष के X वाले शुक्राणु से होता है तो लड़की XX होती है, और जब Y वाले शुक्राणु से होता है तो लड़का XY होता है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि लिंग निर्धारण पुरुष के Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब पर्यावरण पर आते हैं। एनवायरनमेंटशिप इंडेक्स यानी ESI। ये सूचकांक पाने वाला पहला भारतीय बंदरगाह गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह है। ये इंडेक्स है क्या? यह जहाजों के लिए एक तरह का पर्यावरण रिपोर्ट कार्ड है। यह मापता है कि कोई जहाज कितना प्रदूषण कर रहा है। जिन जहाजों का स्कोर अच्छा होता है उन्हें कुछ बंदरगाह फीस में छूट देते हैं। अच्छा, तो ये पर्यावरण के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और मुर्मुगांव पोर्ट ने ये इंडेक्स हासिल करके एक मिसाल कायम की है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ESI पाने वाला पहला भारतीय पोर्ट गोवा का मुर्मुगांव पोर्ट है। पर्यावरण से ही जुड़ा अगला टॉपिक है रामसर आर्द्रभूमि स्थल। नोट्स के अनुसार हाल ही में 4 नए स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। तो अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? इन नए स्थलों के जुड़ने से कुल संख्या 89 हो गई है। सबसे ज्यादा 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में है और उसके बाद 10 उत्तर प्रदेश में है। और ये रामसर समझौता क्या है? यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका मकसद दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को बचाना है। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? वो था ओडिशा की चिल्का झील, जिसे 1981 में दर्जा मिला। सबसे बड़ा स्थल है सुंदरबन और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है और पहली साइट चिल्का झील थी। और हमारा अंतिम विषय है भारत का चुनाव आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 1993 से ये एक 3 सदस्यीय संस्था है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी थी। इनके कार्यकाल में भी थोड़ा अंतर होता है ना? जी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और पहले CEC सुकुमार सेन थे। तो ये थी जनरल स्टडीज के इन महत्वपूर्ण नोट्स पर हमारी खास चर्चा। हमने नृत्य से लेकर चुनाव आयोग तक हर विषय को क्रम से और विस्तार से समझा। बिल्कुल। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर एक बात साफ होती है। ये विषय भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन असल में एक दूसरे से जुड़े हैं। दामोदर नदी का जैविक मरुस्थल बनना सिर्फ भूगोल की घटना नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और विकास नीति से भी जुड़ा है। राजा राममोहन रॉय का इतिहास हमारे संविधान में दिए गए समानता के अधिकार की नींव है। सही बात है। तो मेरा सुझाव है कि इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सोचें कि सत्रिया नृत्य को बचाने की कोशिश का हमारे पर्यावरण की चिंता से क्या कोई रिश्ता हो सकता है। यही कनेक्शन ढूंढना ही असल ज्ञान है।